नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता अधिकारों की, यानी बाजार में आपकी और हमारी ताकत के बारे में। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि इंडिया में मार्केट कैसे चलता है और हम ग्राहक मतलब कंज्यूमर इसमें कहाँ फिट होते हैं। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही समझना कि भाई बाजार में ग्राहकों का शोषण कैसे हो सकता है और उससे भी जरूरी अपने अधिकार जानना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंसाफ के लिए क्या रास्ते हैं, इसे हम कुछ असली कहानियों से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अक्सर होता ही है कि बाजार में ना स्थितियां बराबरी की नहीं होती और नियम कायदे भी ठीक से लागू नहीं होते। इसीलिए एक जागरूक, एक अलर्ट ग्राहक बनना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सब कैसे काम करता है। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम जब कुछ खरीदते हैं तो एक तरह से कमजोर पड़ जाते हैं। कोई चीज ली खराब निकल गई हाँ, तो दुकानदार का जवाब क्या होता है? पसंद नहीं आया, कहीं और से ले लो। या बिक्री के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बचती। सही कहा। और ये जो शोषण है वो कई तरीकों से होता है। जैसे वजन कम तौल दिया, हाँ, या फिर ऐसे शुल्क लगा दिए जो पहले बताए नहीं गए थे, बिल्कुल। या फिर जो सबसे आम है, मिलावटी या खराब सामान बेच दिया। हाँ। ये सब मतलब गलत तरीके हैं। हम्म। और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब बाजार में कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों का दबदबा हो। उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, पहुंच होती है, तो वो बाजार को कई तरह से मैनिपुलेट कर सकती हैं। हाँ। कभी कभी तो मीडिया में झूठी जानकारी फैलाकर, भ्रामक विज्ञापन देकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं। अरे हाँ, वो कहानी याद है, एक बहुत बड़ी कंपनी की बेबी पाउडर मिल्क वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल। सालों तक पूरी दुनिया में ये कहकर बेचा कि उनका प्रोडक्ट माँ के दूध से बेहतर है, सबसे साइंटिफिक। सोचिए कितना लंबा संघर्ष चला होगा ये साबित करने के लिए कि ये दावे गलत थे। बिल्कुल। और सिगरेट कंपनियों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें ये मानने में कि उनके प्रोडक्ट से कैंसर हो सकता है, सालों लग गए। कितने कोर्ट केस हुए। सही बात है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नियम और रेगुलेशन कितने जरूरी हैं। तो जाहिर है इन सब गलत तरीकों से, शोषण से लोग तंग आ गए थे और यहीं से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की जरूरत महसूस हुई, खासकर 1960s के दशक में, हाँ, जब खाने की कमी थी। जमाखोरी, कालाबाजारी, खाने के तेल वगैरह में मिलावट, ये सब आम बातें थीं। तो लोगों में गुस्सा तो था। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में मतलब 1970s के दशक तक ये जो उपभोक्ता संगठन थे, वो ज्यादातर लेख लिखते थे या प्रदर्शनियां लगाते थे। अच्छा। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, जैसे राशन की दुकानों में जो गड़बड़ होती थी या बसों में जरूरत से ज्यादा भीड़, इन मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए। हाँ? ये एक तरह से पहली कोशिशें थी जागरूकता फैलाने की। पहले तो यही सोच थी ना कि भाई सामान खरीद रहे हो तो खुद ही ध्यान रखो, क्रेता सावधान वाला हिसाब था। हाँ, कैविएट एम्प्टर। लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदली। भारत में भी और दुनिया भर में भी संगठनों ने सालों तक मेहनत की, लोगों को समझाया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, इससे दुनिया भर के उपभोक्ता आंदोलनों को एक मजबूती मिली। आज तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जैसी संस्था है जिसमें 100 से ज्यादा देशों के 200 से ज्यादा संगठन जुड़े हैं। तो भारत में भी इसका असर पड़ा होगा, सरकार पर दबाव बना होगा। बिल्कुल। और फिर वो बड़ा कदम उठाया गया 1986 में, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ, जिसे सब लोग कोपरा के नाम से जानते हैं। हाँ, कोपरा, ये नाम जो सुना है। हाँ, ये कानून एक मील का पत्थर था। इसने भारतीय ग्राहकों को बाजार में होने वाले शोषण के खिलाफ पहली बार एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया। तो चलिए अब जरा इन अधिकारों की बात करते हैं और देखते हैं कि ये असल जिंदगी में काम कैसे आते हैं। सबसे पहला अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है ठीक से? इसका मतलब है कि हमें यानी ग्राहकों को ऐसी चीजों और सेवाओं से सुरक्षा पाने का हक है जो हमारी जान या माल के लिए खतरनाक हो सकती हैं। और जो बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी रूल्स का सख्ती से पालन करें। जैसे प्रेशर कुकर का उदाहरण ले, उसमें वो सेफ्टी वाल्व होता है। हाँ बिल्कुल। अगर वो खराब क्वालिटी का हो तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बनाने वाले को ये पक्का करना होता है कि वो सही काम करे। पर सच तो ये है कि कई बार खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बाजार में आ जाते हैं। शायद नियमों की निगरानी कमजोर है, या फिर हम ग्राहक भी उतने ध्यान नहीं देते कई बार। हाँ ये भी है। इसी से जुड़ी वो रेजी मैथ्यू की दर्दनाक कहानी है। हाँ, केरल का वो लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता था, बिल्कुल स्वस्थ। टॉन्सिल का एक छोटा सा ऑपरेशन होना था। उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया गया।
कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, लापरवाही हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि रेजी के दिमाग पर बुरा असर पड़ा और वो बच्चा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। ओह, कितना भयानक है। उसके पिता ने फिर केस किया। राज्य उपभोक्ता आयोग में 5 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया क्लिनिक की लापरवाही के लिए। हाँ, करना भी चाहिए था। लेकिन राज्य आयोग ने क्या किया? सबूत अपर्याप्त बताकर केस खारिज कर दिया। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नई दिल्ली गए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील की। और वहां क्या हुआ? राष्ट्रीय आयोग ने मामले की पूरी जांच की और आखिर में अस्पताल को लापरवाही का जिम्मेदार माना और मुआवजा देने का निर्देश दिया। तो ये कहानी दिखाती है कि ये सुरक्षा का अधिकार कितना जरूरी है और न्याय के लिए लड़ना कितना अहम है, भले ही वक्त लगे। बिल्कुल। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए अगले अधिकार पर आते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। कोई भी पैकेट वाला सामान खरीदें, उस पे कितनी सारी जानकारी होती है, क्या क्या मिला है उसमें, कीमत यानी एमआरपी, बैच नंबर, कब बना, कब तक ठीक रहेगा। एक्सपायरी डेट, बनाने वाले का पता। हाँ, दवाओं पर तो साइड इफेक्ट्स और इस्तेमाल का तरीका भी लिखा होता है, कपड़ों पर धुलाई के निर्देश। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है ताकि हम ग्राहक सोच समझकर फैसला ले सकें। हमें पता हो कि हम क्या खरीद रहे हैं और अगर बाद में कोई गड़बड़ निकले तो शिकायत कर सकें। बिल्कुल, इसी जानकारी के आधार पर शिकायत हो सकती है, मुआवजा या रिप्लेसमेंट मांगा जा सकता है। सोचिए, अगर एक्सपायरी डेट ही ना लिखी हो। तो बनाने वाला तो दुकानदार पे डाल देगा सारा दोष। एग्जैक्टली। और एक्सपायरी डेट के बाद दवा बेचना तो बहुत गंभीर मामला है, उस पर सख्त एक्शन हो सकता है। इसी तरह एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना। हाँ, वो भी गलत है। हम शिकायत कर सकते हैं, बल्कि एमआरपी पर तो मोलभाव भी कर सकते हैं उसे कम कीमत के लिए। बिल्कुल। और ये सूचना का अधिकार सिर्फ सामान तक ही नहीं है। 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसने तो आम नागरिक को बहुत बड़ी ताकत दी। अब कोई भी सरकारी विभाग से उनके काम के बारे में जानकारी मांग सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही तय होती है। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, अमृता का केस है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़की, उसने सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई किया, सारे सर्टिफिकेट दिए, इंटरव्यू भी दिया, पर महीनों तक कोई जवाब नहीं आया। अधिकारियों से पूछा तो बस टालमटोल। फिर उसने आरटीआई एक्ट इस्तेमाल किया, एक एप्लीकेशन दी कि भाई नतीजा कब आएगा बताया जाए, उसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसे ना सिर्फ देरी का कारण बताया गया, बल्कि ये भी पता चला कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अरे वाह, मतलब आरटीआई से नौकरी मिल गई। हाँ, जानकारी मिली और नौकरी भी। तो ये ताकत है सूचना के अधिकार की। कमाल है। अच्छा, अगला अधिकार, चुनने का अधिकार, राइट टू चॉइस। हाँ, यानी हमें ये चुनने का हक है कि हम कौन सा सामान या सेवा लेना चाहते हैं। कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो। बिल्कुल। इसे अभिरामी की कहानी से समझते हैं। दिल्ली की लड़की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लिया और पूरी फीस लगभग 61,000 रुपए एक साथ जमा कर दी। ओ, एक साथ? हाँ, लेकिन 1 साल बाद उसे लगा कि पढ़ाने की क्वालिटी ठीक नहीं है। उसने कोर्स छोड़ने का फैसला किया और बाकी 1 साल की फीस वापस मांगी। तो इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया होगा? हाँ, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अभिरामी चुप नहीं बैठी। वो जिला उपभोक्ता आयोग गई। अच्छा। आयोग ने कहा कि हाँ, अभिरामी को चुनने का अधिकार है, अगर सर्विस ठीक नहीं लग रही तो वो छोड़ सकती है, और आयोग ने इंस्टीट्यूट को 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया। फिर तो मामला सुलझ गया? नहीं, इंस्टीट्यूट वाले राज्य आयोग चले गए अपील में। अच्छा, फिर राज्य आयोग ने न सिर्फ जिला आयोग का फैसला सही ठहराया, बल्कि इंस्टीट्यूट पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना क्यों? गलत अपील करने के लिए, और ऊपर से 7,000 रुपए हर्जाना और केस का खर्चा देने को कहा। और सबसे बड़ी बात, राज्य आयोग ने एक जनरल ऑर्डर पास किया कि राज्य के सारे शिक्षण संस्थान छात्रों से पूरे कोर्स की फीस एक साथ एडवांस में नहीं ले सकते। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, ये चुनने के अधिकार की जीत थी। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें कुछ खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हाँ, जैसे दुकानदार कहे कि टूथपेस्ट लोगे तो ब्रश भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। या गैस एजेंसी वाला कहे कि नया कनेक्शन तभी मिलेगा जब चूल्हा भी हमसे ही खरीदोगे। ये सब गलत है। ये चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। सही बात है। अच्छा, और आप शायद सबसे जरूरी अधिकार, निवारण का अधिकार, राइट टू सीक रेड्रेसल। हाँ, निवारण
मतलब अगर ग्राहक के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई अनुचित व्यापार व्यवहार हुआ है, शोषण हुआ है जिससे उसे नुकसान हुआ, तो उसे उस नुकसान की भरपाई पाने का हक है। बिल्कुल मुआवजा पाने का अधिकार। लेकिन ये मिलेगा कैसे? इसके लिए एक आसान और असरदार सिस्टम होना चाहिए। और कोपरा ने वो सिस्टम बनाया है। हाँ, कोपरा के तहत 3 लेवल पर एक तरह की अदालतें बनाई गई हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, 3 लेवल। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक के दावे सुनता है। स्टेट कमीशन यानी राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के। और नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर के मामले देखता है। तो मतलब छोटे बड़े हर तरह के मामले के लिए जगह है। और अगर जिला स्तर पर बात ना बने तो आप राज्य आयोग जा सकते हैं। वहां भी बात ना बने तो राष्ट्रीय आयोग। अपील करने का रास्ता खुला है। इसे समझने के लिए वो प्रकाश जी की कहानी अच्छी है। हाँ, प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव पैसे भेजे थे मनी ऑर्डर से, और पैसा टाइम पर पहुंचा ही नहीं। महीनों बीत गए। हाँ, ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस में कमी थी। तो प्रकाश जी ने क्या किया? पहले वो पोस्ट ऑफिस गए, पूछताछ की, जवाब ठीक नहीं मिला। फिर उन्होंने पास के कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से सलाह ली। अच्छा, मदद ली। हाँ, फिर उन्होंने दिल्ली के जिला उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया और सबसे बड़ी बात, अपना केस खुद लड़ा बिना वकील के। सच में? हाँ, और आखिर में जज ने उनके हक में फैसला सुनाया। उन्हें मुआवजा मिला। ये दिखाता है कि एक आम आदमी भी अगर ठान ले तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करके इंसाफ पा सकता है। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है। और अच्छी बात यह है कि उनकी मदद के लिए संगठन भी हैं, उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता संरक्षण परिषद। हाँ, ये संगठन बहुत अहम रोल निभाते हैं। ये ग्राहकों को गाइड करते हैं कि केस कैसे फाइल करें, क्या कागजात लगेंगे। कई बार तो वो खुद ग्राहक की तरफ से केस लड़ते भी हैं। सरकार भी उन्हें मदद देती है। और वो जो कॉलोनियों में RWA होती हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, वो भी। अगर उनके किसी मेंबर के साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो RWA भी उनकी तरफ से आवाज उठा सकती है। ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करते हैं। अच्छा, अब जरा उन निशानों की बात करें जो पैकेट पर दिखते हैं। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, ये क्या है? ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस मार्क हैं, मतलब गुणवत्ता का भरोसा। ISI मार्क अक्सर बिजली के सामान, हेलमेट वगैरह पर होता है। एग मार्क आपको खेती के उत्पादों जैसे मसाले, तेल, घी पर मिलेगा। और हॉलमार्क सोने चांदी के गहनों पर। तो ये निशान कौन लगाता है? ये कुछ स्टैंडर्ड तय करने वाली संस्थाएं देती हैं, जैसे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISI मार्क देता है। वो प्रोड्यूसर को अपना लोगो इस्तेमाल करने की इजाजत तभी देते हैं जब वो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों। क्या हर प्रोडक्ट पर ये मार्क होना जरूरी है? नहीं, हर एक पर जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो हमारी हेल्थ और सेफ्टी से सीधी जुड़ी हैं, जैसे LPG सिलेंडर, खाने के रंग, सीमेंट, पैक्ड पीने का पानी, इनके लिए ये सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। तो अगली बार ऐसी कोई चीज खरीदें तो ये निशान जरूर देख लें। ठीक है। एक और बात, भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाँ, नेशनल कंज्यूमर डे। ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन 1986 में कोपरा कानून संसद में पास हुआ था। तो ये दिन हमें अपने अधिकारों की याद दिलाता है। ये सब तो बहुत अच्छा है, अधिकार हैं, कानून हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही अच्छी है? कुछ चुनौतियां तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है। एक तो ये पूरी प्रक्रिया, ये जो शिकायत निवारण की प्रक्रिया है, ये थोड़ी बोझिल हो सकती है, महंगी भी लग सकती है, और टाइम तो लगता ही है। हाँ, लोगों को लगता है वकील करना पड़ेगा, खर्चा होगा। बिल्कुल। और ज्यादातर खरीद तो छोटी मोटी होती है। हम रोजमर्रा में कितनी चीजें खरीदते हैं, और अक्सर दुकानदार कैश मेमो या पक्की रसीद नहीं देते। पटने की कोशिश हो रही है। कोपरा कानून में 2019 में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है? जैसे अब ऑनलाइन खरीदारी भी इसके दायरे में आ गई है, जो आजकल बहुत आम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर जानबूझकर खराब सामान देता है या गलत जानकारी देता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जुर्माना लग सकता है, यहाँ तक कि सजा भी हो सकती है। और अब मध्यस्थता यानी मीडिएशन पर भी जोर है, ताकि कोर्ट के बाहर मामले जल्दी सुलझ सकें। ये तो अच्छे कदम है, लेकिन फिर भी वो जो जागरूकता वाली बात है। हाँ, वो तो है। कोपरा को लागू हुए 35 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी उपभोक्ता जागरूकता उतनी नहीं फैली है जितनी होनी चाहिए, खासकर छोटे शहरों, गांव में। और कानूनों का एनफोर्समेंट, मतलब उन्हें लागू करवाना, वो भी एक मुद्दा है। खासकर असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा हो या बाजारों के नियम कायदे, अक्सर उनका पालन ठीक से नहीं होता। बिल्कुल, नियम बना देना एक बात है, उन्हें अमल में लाना दूसरी।
और इसमें हम सब की यानी ग्राहकों की भूमिका बहुत अहम है। ये उपभोक्ता आंदोलन तभी असरदार होंगे जब हम खुद इसमें एक्टिवली शामिल हों, अपनी भूमिका, अपने महत्व को समझें। ये सिर्फ सरकार या कुछ संगठनों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी, सबकी भागीदारी चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि एक ग्राहक के तौर पर हमारे पास अधिकार हैं, काफी मजबूत अधिकार हैं, कानून है, संस्थाएं हैं, लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए हमें जागरूक होना होगा, एक्टिव होना होगा, सवाल पूछने होंगे, जरूरत पड़ने पर आवाज उठानी होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि ये जो फॉर्मल शिकायत वाला सिस्टम है, उसमें अपनी चुनौतियां हैं। वक्त लगता है, खर्चा हो सकता है, और ज्यादातर खरीद छोटी होती हैं। तो ऐसे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक ज्यादा होशियार, ज्यादा सतर्क ग्राहक बनने के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या हम सब मिलकर बिना हर बार कोर्ट कचहरी किए बाजार में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां ईमानदारी से काम हो, सही व्यवहार हो? इस पर सोचिएगा जरूर।